नमस्कार दोस्तों, मैं राव गुप्ता फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जो भारत का संवैधानिक विकास है उसमें हम लोगों ने पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पारित अधिनियम, जिसमें हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के राजलेख तक पढ़ा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम चार्टर या राजलेख था। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे, हमने बताया था दूसरा पार्ट, दो प्रकार अधिनियम पारित हुए। एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पारित होने वाले अधिनियम थे और एक सीधा ताज के शासन से पारित होने वाले अधिनियम। ताज का शासन का मतलब सीधा का सीधा जो यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको समाप्त करके पूरा का पूरा अधिकार किसके पास चला गया? इंग्लैंड में जो महारानी विक्टोरिया, ठीक है, जो पूरा का पूरा शासन था महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। तो स्टार्ट करते हैं 1858 के अधिनियम से। अब अभी तक का हम लोग राजलेख या चार्टर बोलते थे, अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे भारत शासन अधिनियम। क्लियर बात? तो इस प्रकार 1858 पढ़ेंगे। 1858 से लेकर 1947 तक का हम लोग सारे के सारे अधिनियम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा सेशन है वो 1858 के अधिनियम से स्टार्ट होता है। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और फटाफट आपको अच्छे से अच्छे नोट्स बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। इसके पहले हमने आपको थोड़ा सा रिवाइंड करा दूं, जो बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख लें। ठीक है, मैंने आपको इधर में आपकी टेबल बनवा रहा था। एक तरफ टेबल में क्या था? गवर्नर जनरल से रिलेटेड मैटर था। अगर पेपर में प्रश्न आएगा बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, तो क्या लगाओगे? रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर हो गई बात? अगर यहीं पे प्रश्न आएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो आपको पता ही है जो बंगाल का गवर्नर से पद गवर्नर जनरल बना था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बना था। तो पहले गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग। इसी तरह अधिनियम आते रहे, उन अधिनियम में एक परिवर्तन हुआ कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल ना कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत के गवर्नर जनरल का पद कौन से अधिनियम में सृजित हुआ? ये हुआ 1833 ईस्वी के अधिनियम में। क्लियर हो? या राजलेख में। तो भारत का पहला गवर्नर बनने वाला व्यक्ति कौन था? तो पता होना चाहिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्लियर हो गई बात? ये हमने राजलेख में एक टेबल कंप्लीट की थी। आई बात समझ में? अब मैं आपको रिमाइंड करा दूं, 1773 पढ़ा, 1781 पढ़ा, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 के बाद हम लोगों ने पढ़ा 1793 भी, 1813, 1833, 1853। अब आज हम लोगों को 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पढ़ना। बात तो ऐसे आनी चाहिए थी 1873 पढ़ना चाहिए था हमें, नियमता देखा जाए 20 साल के लिए जो अंतराल में अधिनियम आ रहे थे। लेकिन अचानक से 1858 में अधिनियम क्यों आया? क्योंकि सबको पता है 1857 में मेरठ की क्रांति हुई थी, जिसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था या सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता। तो इससे अंग्रेजों को लगा कि भारतीय अब सजग हो गए, अब कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे हम पूरी तरह से उन पर शासन का शिकंजा कस लें, वरना वो इतना ज़्यादा उग्र हो जाएंगे जिससे हम व्यापार भी नहीं कर पाएंगे और शासन भी हमारा समाप्त हो जाएगा। अब इस प्रकार यहाँ पर पहला पॉइंट यही बना कि भारतीय शासन है या कंपनी का शासन है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कंपनी का शासन किसके हाथों में चला गया? कंपनी का शासन महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। डायरेक्ट महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। तो आपको यहां से पता चला कि अभी तक का गवर्नर
के हाथों में सब होता था, गवर्नर जनरल, उसमें राज्य क्षेत्र होते थे, वो सब नियम कानून बनाता था। अब जितनी भी चीज़ें बनेंगी कंपनी के संदर्भ में वो सब कहाँ से बनेंगी, वो सीधा ब्रिटेन से बनेंगी। महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। पहला बात तो यही है। तो अब यहीं पे अगर बात आ जाए कि कंपनी का शासन का अंत कब हो गया, तो 1858 के अधिनियम से। क्लियर हो गई बात। तो जब महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया तो पूरा का पूरा कंट्रोलिंग पावर कौन हो गई, महारानी विक्टोरिया। इंग्लैंड से डायरेक्ट जो भी नियम कानून बनाने होते थे, अधिनियम में नियम लाने होते, वो सीधा इंग्लैंड से होते थे। भारत में कोई भी काम नहीं होना था। ठीक है। अब इसीलिए यहाँ पे सबसे बड़ा परिवर्तन क्या किया गया, भारत का गवर्नर जनरल शब्द बोला जाता था। भारत का गवर्नर जनरल पद बोला जाता था। अब गवर्नर जनरल शब्द का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, अब यहां पे रख दिया गया वायसराय। वायसराय। तो इसीलिए पेपर में आता है कि वायसराय पद का सृजन कौन से अधिनियम में हुआ, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में। तो इस प्रकार यहां पर एक और यहां पे लाइन बढ़ गई, इसलिए हमने पहले लिखा था भारत का फर्स्ट वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय बनने वाला कौन सा व्यक्ति था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। क्लियर हो गई बात, लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। तो गवर्नर जनरल से वायसराय का पद सृजित हुआ किसमें, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है 1858 शासन अधिनियम से, तीसरा पॉइंट है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल जिसको हिंदी में बोलते हैं, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसको संसदीय मंडल भी कहा जाता था। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों पदों को समाप्त कर दिया गया। अब इन दोनों पदों को क्या कर दिया गया, इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया, इनका पूरा का पूरा काम खत्म। अब एक इसी अधिनियम में मुगल सम्राट का भी पद समाप्त, मुगल सम्राट का पद समाप्त हो गया, जिसमें जो अंतिम मुगल सम्राट सबको पता है बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, जिनको रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, और जिनकी रंगून में ही मृत्यु हो गई थी। पांचवा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है कि एक नए पद का सृजन, एक नए पद का सृजन किया गया। वो नया पद क्या था, वो नया पद था भारत का राज्य सचिव, भारत का राज्य सचिव। ये नया पद का सृजन किया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अब ये भारत का जो राज्य सचिव पद बनाया गया, ये और कोई नहीं होता था, ये ब्रिटिश कैबिनेट का ही व्यक्ति होता था जो सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी रहता था। क्लियर है बात, मतलब इस एक प्रकार से कह सकते हो ये जो भारत का राज्य सचिव पद था, राज्य मतलब यहाँ किसी भी स्टेट से लेना देना नहीं है, ये देश से लेना देना है। ठीक है, गवर्नर जनरल केवल अभी तक पूरा देख रहा था, अब पूरी तरह से शक्तियां किसके हाथों में चली गई, वो चली गई भारत के राज्य सचिव। ये नए पद का गठन हुआ। क्लियर है बात। तो इस प्रकार आपको पूरा अच्छे से इतना समझ में आया। अब भारत का राज्य सचिव पद बना दिया गया, इसको सहायता देने के लिए, इसको सहायता देने के लिए एक परिषद बनाई गई। परिषद बनाई गई कितने सदस्यों की, वो बनाई गई 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। क्लियर बात, भारत के राज्य सचिव को सहायता प्रदान करने के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। ये भी आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। तो इस प्रकार 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत इतनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो इस प्रकार आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात हम लोग करेंगे 1858 के बाद जो अगला अधिनियम आएगा, तो वहां पे देखते हैं कौन सा आएगा। तो यहां पे अब क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम जब आया तो अब अंग्रेजों को लगने लगा कि भारतीयों की सहायता हमें लेनी पड़ेगी। तो भारतीयों की सहायता लेने के संदर्भ में भारतीयों को भी पद प्रदान किए गए, जिसके संदर्भ में 3 अधिनियम लाए गए। कौन कौन से, 1861, 1892 और 1909। ठीक है, तो इन 3 नए अधिनियम जो आएंगे उसमें देखते हैं क्या क्या हुआ। तो 1858 आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब 1858 के बाद जो अगला अधिनियम आएगा वो आएगा 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम
इसमें क्या बात कही गई, तो इसमें अभी बता रहे हैं हम आपको क्या क्या कहा गया इस अधिनियम के तहत। सबसे पहली बात तो यही कही गई कि जो गवर्नर जनरल की जगह वायसराय पद बन गया था, तो वायसराय की सदस्यीय टीम को क्या कर दिया गया, विस्तारित कर दिया गया। क्लियर है बात। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक, कहने मतलब वायसराय अब आपातकाल की स्थिति में बिना काउंसिल, बिना परिषद की अनुमति के अध्यादेश ला सकता था, जिसकी अवधि कितनी होती थी, जिसकी अवधि, अभी जैसे आप लोग अध्यादेश पढ़ते हो, आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है, जिसकी अवधि 6 महीने थी। क्लियर बात। तो आपको एक पॉइंट ये अच्छे से पता चल गया 1861 के अधिनियम का। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट अभी हमने आपको बताया कि यहां पर 1858 के बाद अंग्रेजों को लगने लगा कि भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए, उनकी सहायता लेनी चाहिए और अच्छे ढंग से शासन को चलाना है। ठीक है, तो अब 1861 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम था, एक पॉइंट आपको पता चल गया, आपातकाल में अध्यादेश जारी कर सकता है वायसराय। अब यहां पर दूसरा पॉइंट यह था कि वायसराय परिषद में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल कर सकता है, भारतीय प्रतिनिधि को शामिल कर सकता है, ये भी इसको अधिकार दिया गया। और ये गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित होंगे, ये भी। ठीक है, तो इसके तहत 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय प्रतिनिधियों को अपने परिषद में शामिल किया। कौन कौन? एक थे बनारस के राजा और एक थे पटियाला के राजा और एक थे दिनकर राव। ये 3 प्रतिनिधियों को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1862 में शामिल किया गया। इस जब ये कानून 1861 के तहत वायसराय को मिल गया। ठीक है, इससे भारतीय प्रतिनिधि जब उनके कानून में शामिल होने लगे तो इनको शासन करने में आसानी मिलने लगी। क्लियर हो गई बात। अब तीसरा पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो देखते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो वायसराय अपने विभाग के एक तरह से कह सकते हो बढ़ा सकता, विस्तार कर सकता। क्लियर बात। तो एक व्यवस्था थी जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो व्यवस्था, या जिसको बोलते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार। अब पोर्टफोलियो व्यवस्था अगर कहा जाए क्या है, तो पोर्टफोलियो में बता देता हूं। वायसराय जो अपने परिषद के सदस्य हैं, एक या एक से अधिक विभागों का अध्यक्ष नामित कर सकता था। कहने मतलब जैसे प्रेजेंट टाइम में आप देखो कि मंत्री है, एक ही मंत्री जो है वो 3-4 मंत्रालयों का मंत्री होता है। ठीक है, वही व्यवस्था थी कि पोर्टफोलियो व्यवस्था, कि कोई भी परिषद का सदस्य वायसराय द्वारा एक या एक से अधिक विभागों का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता था, नामांकित किया जा सकता था। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो व्यवस्था के तहत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। किस सन में? 1859 में। तो तीसरा पॉइंट भी आपको 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम का अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस यही 3 इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिन पर आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग 1861 अधिनियम के बाद जो अगला है 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद
अधिनियम 1861 के बाद 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। इसमें क्या बात कही गई ये भी देखते हैं हम लोग। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसमें ज़्यादा कोई कुछ खास नहीं है, केवल एक बात है कि इसने जो विधान परिषद बनी हुई थी, विधान परिषद कह सकते हो जो वायसराय के अंडर में चल रही थी, ठीक है, तो उनके कार्यों में थोड़ी सी वृद्धि की गई। क्या किया गया कि ये बजट पर, जो बजट प्रस्तुत होते थे, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। विधान परिषद को, बजट के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर विधान परिषद दे सकती थी। एक पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बजट पर बहस करने का अधिकार कौन से अधिनियम से? 1892। दूसरा पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा, हम उतने ही बताएंगे महत्वपूर्ण बिंदु जो पेपर में जो पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि जो प्रांतीय और केंद्रीय परिषद थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों को नामित किया जा सकता था। तो इसमें एक प्रकार से नामित किया जाता था, तो एक प्रकार से इसमें शुरुआत की गई कि उनका चुनाव करवाया जाए, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग किसी भी अधिनियम में नहीं किया गया। क्लियर बात? वो तो प्रेजेंट टाइम में चुनाव शब्द हम बोल सकते हैं, तो इसमें क्या अभी तक का हम लोग नामित करते थे, केंद्रीय परिषद, विधान परिषद में नामित करते थे लोगों को, अब यहाँ पर एक तरीके से चुना जाए, चुनाव कराया जाए, तो एक तरह से कह सकते हो। और गैर सरकारी सदस्य के रूप में, ये नहीं सरकारी सदस्य नहीं बनाएंगे, सरकारी बना देंगे तो इंग्लैंड के जो पावर सदस्यों को मिली वो मिल जाएंगे भारतीयों को। क्लियर बात? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कहां पर हुई? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष मतलब पूरी तरह से भी चुनाव नहीं स्टार्ट हुए, स्टार्ट करने की कोशिश की गई, ठीक है, वो किसमें? 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। तो इस प्रकार 1861 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम पढ़ लिया, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पढ़ लिया। अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1909 का भारतीय शासन अधिनियम। क्लियर बात? अब 1909 का भारतीय शासन अधिनियम हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग रब कर देते हैं, ठीक है। अब आपके ए बी समझ में आ गए होंगे, तो ए बी हम रब कर देते हैं। बस आपको 4 बिंदु याद रखने हैं, और भारत के जब 1947 हम लोग पहुंचेंगे तो वहां पर आगे हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहां पर देखते हैं 1909 का भारतीय शासन अधिनियम, वो क्या है? 1909 का भारतीय शासन अधिनियम, सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी कि 1909 के अधिनियम को एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? वो नाम दिया गया, इस अधिनियम को कहा जाता था मार्ले मिंटो अधिनियम, कह सकते हो मार्ले मिंटो अधिनियम भी कह सकते हो, या कहा जाता है मार्ले मिंटो अधिनियम किस सन में आया? तो 1909 अधिनियम को कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे मार्ले कौन था, मिंटो कौन था? तो मैं आपको बता दूं, मार्ले जो थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव के पद पर विराजमान थे। तो ये कौन थे मार्ले? ये थे सचिव, क्योंकि 1858 में सचिव का पद बन गया था। मिंटो कौन थे? मिंटो भारत में वायसराय के पद पर थे, भारत में वायसराय के पद पर कौन थे? लॉर्ड मिंटो। क्लियर हो गई बात? इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं 1909 के अधिनियम में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। यहां पर सबसे पहली बात तो आपने पढ़ा 1892 में कि बजट पर प्रश्न बहस की जा सकती है विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि करके। पहला पॉइंट तो यहीं पर समझ लेते हैं कि वहां पर केवल बजट पे बहस होती थी, ठीक है। अब यहां पर विधान परिषद के सदस्य क्या कर सकते हैं? बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं एवं मतदान भी कर सकते हैं, बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं एवं मतदान भी कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो पहला पॉइंट आसानी से आपको याद हो गया होगा। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है? दूसरा पॉइंट मार्ले और मिंटो ने बहुत ही अच्छी रणनीति
चलाई थी भारतीयों को भारतीय से लड़ाने के लिए। वो क्या थी? वो ये थी कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव, मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम प्रतिनिधि द्वारा ही किया जाएगा या मुस्लिम जनता द्वारा ही किया जाएगा, केवल जनता द्वारा ही किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे चुनाव होने तो उसमें क्या है कि कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ, उसमें हिंदू भी नहीं वोट कर सकता, सिख भी नहीं कर सकता, ईसाई भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, केवल मुस्लिम कर सकता। तो इस प्रकार से एक प्रकार से सांप्रदायिकता को भड़काया गया, सांप्रदायिकता को भड़काया गया। इसीलिए पेपर में अगर प्रश्न आ जाए कि सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कौन से अधिनियम से हुई, तो आप कह सकते हो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत 1909 अधिनियम के तहत शुरू हुई। अब यहां पर इसीलिए मिंटो को क्या कहा जाता था? सांप्रदायिक निर्वाचन का पिता। क्लियर हो गई बात? या जनक कह सकते हो। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन बना? मिंटो। इससे क्या होगा, अब कोई भी वोटिंग हो रही तो वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा, मुस्लिम ही वोट करेंगे। इससे मुस्लिम और दूसरे धर्मों के बीच में क्या होगा? भेदभाव और लड़ाई झगड़ा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार तो इन्होंने रणनीति चली अब भारतीयों को भारतीयों से ही लड़ाने की। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर 1909 में यही आता है। क्लियर हो गई बात? अब बात करेंगे हम लोग तीसरा कि इसमें पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की परिषद में सदस्य बनाया गया। वायसराय की परिषद में सदस्य बनाया गया। वो कौन पहले भारतीय थे तो भी देख लेते हैं, जो पेपर में पूछा जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय थे जो किस वायसराय की परिषद में सदस्य नामांकित किए गए थे। क्लियर हो गई बात? अब यहां पे मैं आपको बता दूं 1909 के अधिनियम, तो एक तरह से आप बोल सकते हो सांप्रदायिक अधिनियम। सांप्रदायिक अधिनियम किसको कहते हैं? 1909 के अधिनियम को। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को आप याद रखना है। और मिंटो ने माल्य से कहा था हम सांप के नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल क्या होगा? भीषण होगा। तो इस प्रकार 1909 अधिनियम पूरा का पूरा हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग अगली वीडियो में 1919, 1935, 1947 तो पूरा का पूरा हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे हमने आपसे कहा था कि 2 प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं अनुसूची और भाग से, तो मैं यहां पर 2 प्रश्न आपसे पूछूंगा जिनके आपके कमेंट इसी वीडियो में आपको देने हैं। वो 2 प्रश्न मैं आपसे पूछे ले रहा हूं। कौन कौन से? पहला प्रश्न आपसे यही है कि भारत का गवर्नर जनरल पद किस अधिनियम के तहत आया? किस अधिनियम के तहत सृजित हुआ, ये भी बता सकते हैं आप। केवल सन आपको बताना है किस अधिनियम के तहत। ठीक है, दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। वो प्रश्न आपका है भारत का पहला वायसराय कौन बना? ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।